आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे रोबोटिक सर्जरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रोबोटिक और ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार। सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहते हैं जहाँ न पहुँचे कल्पना की उड़ान, वहाँ पहुँचे विज्ञान की कमान। जी हाँ, साइंस के नए नए आविष्कारों से आज मानव जीवन बहुत ही सरल और सुगम हो गया है। मेडिकल की फील्ड में भी विज्ञान ने काफी तरक्की की है। उसी प्रगति का परिणाम है रोबोटिक सर्जरी। दुनिया में पहली बार 1985 में रोबोटिक सर्जरी की गई। भारत में ये तकनीक साल 2000 में आई, जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली ने इसे इस्तेमाल किया। तब से लेके आज तक 25 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रोबोटिक सर्जरी को लेकर हम बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हैं। श्रोताओं, क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, क्यों ये नॉर्मल सर्जरी से खास है और क्या है इसके फायदे और नुकसान, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रोबोटिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार को। डॉक्टर विकास, स्टूडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। जी डॉक्टर विकास, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे रोबोटिक सर्जरी है क्या और कैसे होती है? रोबोटिक सर्जरी यह एक काफी एडवांस सर्जरी है। अगर हम देखें तो पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी जिसमें चीरा लगाया जाता था, फिर मिनिमल एक्सेस सर्जरी आई जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद अब हम लोग रोबोटिक सर्जरी की बातें कर रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी हो भी रही है। तो रोबोटिक सर्जरी यह एडवांस वर्जन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें हम लोग छोटे छोटे छेदों से ऑपरेशन करते हैं। अगर पार्ट्स की बात करें कैसे की जाती है तो इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सर्जन कंसोल होता है जहां पे सर्जन बैठे होते हैं। दूसरा पेशेंट कार्ट होता है जहां पे रोबोटिक आर्म्स पेशेंट के ऊपर फिट किए जाते हैं। और तीसरा पार्ट जो होता है विजन कार्ट, जहां पे सर्जन देखकर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप मूवमेंट्स की बात करें तो सर्जन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपके रोबोटिक आर्म्स में मूवमेंट होती है और जो कटिंग, स्टिचिंग या कुछ डिलीवर करना है, ये सारे मूवमेंट करके रोबोटिक आर्म्स उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन ये सारा मूवमेंट रोबोट्स अपने आप नहीं करते हैं, ये सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। तो सर्जन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही रोबोटिक आर्म्स मूव करती हैं और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जी, यानी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल ऑफ सर्जन होता है, रोबोट्स अकेले कुछ नहीं करते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर विकास। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे रोबोटिक सर्जरी की जरूरत के बारे में। जब सर्जन के कंट्रोल में सब कुछ है तो फिर हमें रोबोट्स की जरूरत क्यों है, और ट्रेडिशनल जो लेप्रोस्कोपी है उसकी तुलना में इस रोबोटिक सर्जरी में क्या कुछ खासियत है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखें तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें सर्जन को सारे मूवमेंट्स पेशेंट के साइड में खड़े होकर करना पड़ता था और ये मूवमेंट्स काफी रेस्ट्रिक्टेड होते थे क्योंकि आप हर तरह से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसी चीज को दूर करने के लिए रोबोट्स को लाया गया है जिनके हैंड्स या जो मूवमेंट है काफी फाइन होते हैं, स्टडी होते हैं, थकते नहीं हैं और सर्जन बैठकर आराम से सर्जरी कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरली जो है 2D विजन होती है। इसमें आप टीवी में जिस तरह से पिक्चर दिखती है उस तरह से दिखता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में 3D विजन होता है तो सर्जरी काफी इजी हो जाता है और काफी प्रिसाइज होता है। जी, अब हम बात करना चाहेंगे रोबोटिक सर्जरी की भारत में स्थिति के बारे में। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में रोबोटिक सर्जरी कितनी लोकप्रियता हासिल कर पाई है। डॉक्टर्स और मरीज दोनों में इसे लेकर किस तरह का रिस्पांस आप देखते हैं? जैसा आपने बताया है कार्यक्रम में कि भारत में जो है पहला रोबोटिक सर्जरी एम्स दिल्ली में किया गया था। उसके बाद से धीरे धीरे सर्जरी जो रोबोटिक सर्जरी है पूरे देश में फैलता गया, बट अभी भी मेनली ये मेट्रो सिटीज में कन्फाइंड है और टायर 2 सिटीज में आने लगे हैं। पटना में भी काफी जगह पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है। इसमें प्राइवेट संस्थान भी हैं और हमारे सरकारी संस्थान भी हैं जिसमें एम्स पटना का नाम आता है। और अभी अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड भी किया है कि आईजीएमएस में भी ये फैसिलिटी बहुत जल्द अवेलेबल करा देंगे। जी,
यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में रोबोटिक सर्जरी और ज्यादा लोकप्रियता हासिल करेगी, न केवल भारत में बल्कि हमारे प्रदेश बिहार में भी। अब अगले सवाल में डॉक्टर विकास आपसे जानना चाहेंगे, रोबोटिक सर्जरी में प्रोफिशिएंट बनने के लिए क्या किसी तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है या कोई भी सर्जन रोबोटिक सर्जरी कर सकता है? जिस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसी तरह से रोबोटिक सर्जरी के लिए भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है और यह रोबोट टू रोबोट थोड़ा सा वेरी भी करता है। तो आप अगर जिस तरह के भी रोबोट या सिस्टम पर रोबोटिक सिस्टम पे काम करने वाले हैं तो वो पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, देन ओनली आप रोबोट को यूज कर सकते हैं। जी, क्या नए जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की कोर्सेज की शुरुआत हो चुकी है देश में? यूजुअली देखिए, रोबोट की जो सर्जरी है, ये नई सर्जरी है, तो अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में रोबोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोशिश करे कि अपने मेडिकल कॉलेज में रोबोट उपलब्ध कराए तो वहां पे प्रशिक्षण काफी इजी हो जाएगा और लोगों को सीखने में भी मदद मिलेगी और इससे पेशेंट केयर भी काफी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि रोबोट्स के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे इसके लिमिटेशंस के बारे में। आप कई रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं, तो इस सर्जरी में आपको किस तरह की चुनौतियां महसूस हुई हैं? क्या कुछ कमियां हैं जो आपको नजर आती है जिनमें सुधार किया जा सकता है? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कॉस्ट। अगर आप देखें तो रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कम 2 से 3 गुना होती है। तो हमारी जो पेशेंट पॉपुलेशन है या जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी अफोर्डेबिलिटी की समस्या हमेशा रही है, क्योंकि वह उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप हर रोबोट सर्जरी के लिए जा पाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल करा पाए या जो आपकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इनको कवरेज दें तो डेफिनेटली ये काफी लोकप्रिय होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेनिंग। आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरह ही रोबोटिक सर्जरी की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है सबसे पहले करने के लिए। आप डायरेक्ट ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी की नहीं कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो रोबोट का इस्तेमाल है वो मेनली जो है यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक किडनी, प्रोस्टेट, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जहां पे यूट्रस वगैरह की सर्जरी की जाती है। इसके अलावा जो है आप हार्ट्स वगैरह के बाईपास सर्जरी में यूज कर सकते हैं और लिमिटेड रोल आपके ऑर्थोपेडिक सर्जरी या नी सर्जरी में भी देखा गया है। जी, अब कार्यक्रम के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 दशक में डॉक्टर विकास, भारत में रोबोटिक सर्जरी का आप क्या भविष्य देखते हैं? अगर हम भविष्य की बात करें तो डेफिनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ से ज्यादा की है, तो आप समझ सकते हैं तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन पेशेंट की होगी या कितने बड़े नंबर्स होंगे पेशेंट की। तो ऐसी स्थिति में हर आदमी चाहता है कि हमें अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले और अच्छे तकनीक से हमारी इलाज हो। तो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली आपके कम ब्लड लॉस, कम पेन और हॉस्पिटल स्टे को कम करता है तथा आपको एक काफी उन्नत किस्म का सर्जरी करके देता है, काफी प्रिसाइज होती है। तो डेफिनेटली भविष्य बहुत अच्छा है। जी, कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर विकास, आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रोबोटिक सर्जरी को लेकर या अन्य सर्जरी को लेकर कि उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक अच्छा प्रोसेस है या अच्छा विधि है जिसके द्वारा आप ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ये जरूर सलाह लें कि आपको रोबोटिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए तभी आप उसके लिए आगे आए, अन्यथा हर सर्जरी को रोबोट से नहीं किया जा सकता। ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सविता जी। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।